टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा उसके पूर्व में जाकर अध्ययन करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके पहले की रूपरेखा क्या रही थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो धर्म प्रचार प्रसार करना था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आने लगी और उसकी सत्ता ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अपनी इस सत्ता को चिरस्थायी बनाने के लिए कंपनी द्वारा भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाने अनिवार्य हो गया। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा का आरंभ हुआ। देखिए, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करना था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम राजनीति भी कर सकते हैं और यहाँ एक अच्छा शासन चला सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने चिंता शुरू की। और उसके लिए क्या किया उन्होंने कि जो भारतीय थे तो उनकी शिक्षा पर भी जोर दिया कि हम इनको शिक्षा देंगे और ये हमारे लिए कार्य करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। देखिए, जो ब्रिटिश शासन है उसने भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, देखिए पहले जानिए। तो पहले ये जान लेते हैं कि सन 1765 तक कंपनी की शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने तक सीमित रही थी, किंतु उसके उपरांत उसकी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ और उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गईं। इस हेतु देखिए क्या क्या हुआ। 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। देखिए, ये जो शॉर्ट आंसर ये विकल्प में भी पूछ सकते हैं और अति लघु में पूछ सकते हैं, जो हमने आपको थोड़ा हाईलाइट कर दिए हैं ब्लू कलर से, और इनके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो जरूर देंगे। देखिए, 1781 में कलकत्ता मदरसा और उसके बाद 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की गई। और इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान नव युवकों को मुस्लिम कानूनों और हिंदू नव युवकों को हिंदू कानूनों में विशेष योग्यता प्रदान करके अंग्रेजी न्यायाधीशों को सहायता देने के लिए तैयार करना। देखिए, जो 1781 कलकत्ता मदरसा और 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, ये इसलिए खोले गए थे कि ताकि जो हिंदू लड़के हैं और मुसलमान लड़के हैं तो इनके लिए अलग अलग शिक्षा दी जाए और इन्हें निपुण करके अंग्रेजी जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, कोर्ट के जो जज होते हैं, उन्हें सहायता मिल सके। आगे क्या हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में की, कलकत्ता नगर में की। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की 1800 में, और यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदू मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। ठीक है, आगे है सन 1818 में पुणे संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए, सन 1818 में क्या किया गया, पुणे संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि 1813 का जो आज्ञा पत्र है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक पर जरूर हिट करें। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता है, जिसे अपन अपनी भाषा में क्या कहते हैं, रिन्यूअल। ठीक है, और जो आज्ञा पत्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्येक 20 वर्ष में उसे रिन्यूअल किया जाता था। इसका इस उद्देश्य से सन 1813 में एक आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आज्ञा पत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा में मोड़ा, और सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा ने भारतीयों की शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी को दे दिया और उसे उनकी शिक्षा पर प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का आदेश दिया गया। देखिए, जो अंग्रेज थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो भी भारतीयों की शिक्षा के प्रति थोड़ी जागरूक थी कि उन्हें भी हमें शिक्षित करना है, आगे जाकर वो हमारे लिए कार्य करेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई और उसके साथ ही कम से कम 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने के लिए आदेश दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मैकाले का विवरण पत्र 1835, इसके पहले हमने ये पढ़ा है 1813 का ये आज्ञा पत्र आया, उसके बाद 1833 का जो मैकाले का विवरण पत्र है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, 10 जून सन 1984 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। ठीक है, किसने, ये लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है ना, और उस समय तक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद
उग्रतम रूप धारण कर चुका था। ठीक है ना, कोई प्राच्यवाद था, कोई पाश्चात्य शिक्षा की ओर मतलब अपनी अपनी सभी लोग कर रहे थे मन की। आगे है, मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की 48वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा दोनों दलों के व्यक्तित्वों का सूक्ष्म अध्ययन कर अपनी सलाह अपनी प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिंग के पास भेजी। देखिए, मैकाले ने जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसको पढ़ा पूरा कि 1 लाख रुपए की धनराशि हम कहाँ किस जगह खर्च करेंगे, क्योंकि जो 1813 का घोषणा पत्र था उसमें धनराशि की व्यवस्था तो की गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आप इसको कहाँ पर खर्च करेंगे, किस वर्ग पर खर्च करेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने अपना एक विधि बिल्कुल रिपोर्ट तैयार की और 2 फरवरी सन 1835 को लॉर्ड बेंटिंग के पास भेज दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इस जो देखिए मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था, तो उन्होंने उसने मतलब मैकाले ने उसमें लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, तो उन्होंने इसमें क्या क्या कहा है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 की आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है। देखिए इन्होंने क्या क्या बताया है अपने विवरण पत्र में कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। देखो दोस्तों, ये आपके लिए जो पॉइंट है ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। आगे है दूसरा पॉइंट कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया जा सकता है। देखिए जो मैकाले थे वो अंग्रेजी की बिल्कुल पक्षधर थे, हमेशा अंग्रेजी का सपोर्ट करते थे। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी ही नहीं, इसके लिए अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारतीय विद्वान, मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। ठीक है, आगे है इसके अतिरिक्त मैकाले शिक्षा द्वारा एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हो पर रुचियों और विचारों और नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा। देखिए मैकाले ने कहा है, ये मैकाले का विचार है या कथन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में या फिर अति लघु उत्तरीय में कि मैकाले ने क्या कहा। तो मैकाले कहते हैं कि जो हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं जो रक्त और रंग से भले ही भारतीय हों लेकिन रुचियों, विचारों और नैतिकता तथा विद्वता में अंग्रेज होना चाहिए। आगे है मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति के दोष। जो मैकाले ने अपनी दिए हैं विचार घोषणा पत्र, उसमें शिक्षा नीति के क्या क्या दोष। देखिए भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ। देखिए जो मैकाले का विवरण पत्र था उससे क्या हुआ कि भारतीयों में फूट डाली गई। ठीक है ना, और भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई। देखिए जब उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी को इसमें शामिल करेंगे तो भारतीयों के जो साहित्य था, संस्कृति थी, उसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही थी और भारतीय धर्म की अवहेलना की गई। देखिए धर्म को भी एक प्रकार से निम्न समझा जाने लगा था और विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया। देखिए विदेशी पाश्चात्यवाद को भारत पर थोपा जा रहा था कि आप ये करिए, आप वो करिए, आप इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है, आगे है भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया जाएगा जो अंग्रेजों शासन को दृढ़ता प्रदान करे। देखिए जो मैकाले का विवरण पत्र था वो भारत में एक ऐसा शिक्षक वर्ग तैयार कर रहा था जो अंग्रेजों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, आगे है मैकाले के सुझाव से भारतीय शिक्षा पर हुए सार्थक प्रभाव। देखिए मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत किया था, वो भारत के लिए आज बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय की शिक्षा वो आज काम आ रही है। देखिए उसमें क्या क्या है कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खोलना। ठीक है ना, भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना, यहाँ पर मिस्टेक है टाइपिंग में थोड़ी दोस्तों। तो जो मैकाले का विस्तृत घोषणा पत्र था उससे क्या है, जो भारतीयों के लिए ज्ञान के द्वार खुल चुके थे, मतलब कई ऑप्शन उनके पास आ चुके थे। ठीक है, भारत की आधुनिक शिक्षा संरचना का शिलान्यास रखना। देखिए जो पहले शिक्षा दी जाती थी वो क्या थी, पुराने तरीकों से, लेकिन जैसे ही लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने कुछ नए तरीके शिक्षा के लिए खोले। आगे भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। देखिए लॉर्ड मैकाले आए तो उन्होंने राजनीतिक शिक्षा भी लोगों को देना शुरू किया, जिससे क्या है ना कि भारत में राजनीतिकता का भी राजनीतिकता के प्रति लोग जागरूक होने लगे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति के द्वारा सरकार की शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया।
और शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। देखिए, जो उस समय 1835 के समय जिस प्रकार से मैकाले ने अपना पक्ष रखा, उसी उनके बिल्कुल पक्ष में लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने भी कह दिया कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की है या विज्ञप्ति सरकार के लिए दिखाई है, ये बहुत ही बढ़िया है और इसके लिए हम जो धनराशि है वो देंगे और अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है ना। उसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। अब देखिए, अब जो प्राच्यवादी थे और पाश्चात्यवादी पक्ष थे, दोनों पक्षों में काफ़ी झगड़ा टाइप होने लगा था कि आप वो बोल रहे थे कि आप ऐसे शिक्षा दीजिए और पाश्चात्यवादी अपनी पक्ष रख रहे थे। तो ऐसे में स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। आगे क्या हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किस प्रकार से हुआ, ये हुआ था आपका 1839 में। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे हुआ, बताइए। तो इसमें क्या था कि लॉर्ड बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक के जाने के बाद कौन से आए, लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला। तो ऑकलैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए, ठीक है ना, तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। देखिए, अगर आपको प्राच्य और पाश्चात्य ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, प्राच्य शिक्षा थी जो भारतीय संस्कृति पर आधारित थी और पाश्चात्य शिक्षा ये अंग्रेजी शिक्षा थी, ठीक है। तो इनमें क्या था कि कुछ उन्होंने कहा, ये किसने, लॉर्ड ऑकलैंड ने, कि भारतीय जो इसका विरोध कर रहे हैं तो उनके लिए हम कुछ और धन देकर उनकी शिक्षा के लिए उन्हें शांत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राच्यवादी हैं वो अपना आंदोलन रोक देंगे, क्योंकि उस समय जो आंदोलन था वो चरम सीमा पर था। अंत में क्या हुआ कि तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों के प्रति 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। तो जो 1 लाख रुपये धनराशि पहले तो सुनिश्चित की गई थी, लेकिन उसको मैकाले ने और विलियम बेंटिक इन सभी ने मिलकर अपने केवल अंग्रेजों पर खर्च कर लिया था। इसके लिए उन्होंने वो धनराशि सेव की और 31,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि देने का प्रावधान कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो प्राच्यवादी जन विचारधारा थी वो शांत होगी और प्रसन्न होगी। इसके पश्चात इससे क्या होगा कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो चल रहा था उसका अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।